हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीए चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीए टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा का थर्ड टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं और 1 से लेके 75 तक का टेस्ट सीरीज हो गया था। अब 75 से लेके आपका 150 तक कराने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि शीत अयनांत के नाम से जाना जाता है? 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून और 21 मार्च। तो इसमें से आपका 22 दिसंबर आंसर होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूसरी पर होती है। वहीं तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, जिस दिन आयान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्बिडो किसे कहते हैं? एल्बिडो सदाबहार वन क्षेत्र को, ध्रुवीय क्षेत्र को, विषुवतीय क्षेत्र को, धरातल से परावर्तित और सौर ऊर्जा को। तो जो इसमें से धरातल से परावर्तित सौर ऊर्जा को एल्बिडो किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा का एक भाग इसकी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, जिसे एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो की दर भिन्न भिन्न सतहों में भिन्न होती है। पृथ्वी की हिमाच्छादित क्षेत्रों का एल्बिडो उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृत्त पर सागरीय लवणता सामान्यतः कम पाई जाती है? तो इसमें से आपका विषुवत जो वृत्त है इस पर कम लवणता पाई जाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त पर सागरीय लवणता सामान्यतः कम पाई जाती है। यद्यपि यहाँ से सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है, फिर भी डोलड्रम की स्थिति, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता, मेघाच्छादन, प्रकाश आदि कारणों से लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में अवस्थित निम्नलिखित गैसों की उपलब्धता के आधार पर सही क्रम क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन इसमें 78% पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन में 20%, 20.95 है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 0.038% है। वहीं आपका हाइड्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है, जो आपका आंसर का होगा इसमें से, तो बी होगा पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा के बाद तीसरा होगा। हाइड्रोजन बम जो है इसमें हाइड्रोजन में सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य सीमा निम्नलिखित किन दो स्तरों को अलग करता है या अलग करती है? तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो है आपका सी, मध्यम आयन मंडल, जो इसमें अलग करता है, क्योंकि इसमें ये जो है क्षुब्ध मंडल है, इसके बाद जो है समताप मंडल है, इसके ऊपर जो है ये मध्य मंडल के अंतर्गत आता है और इसके ऊपर जो है वो आयन मंडल होता है। मध्य मंडल में वायुमंडल का न्यूनतम तापमान पाया जाता है। इसके बाद आयन मंडल की शुरुआत हुई मानी जाती है, जो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होती है। मध्य मंडल और आयन मंडल, इन्हीं दोनों स्तरों के बीच मध्य सीमा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समताप मंडल में पाई जाती है? तो इसकी निचली सीमा को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 100 किलोमीटर है। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर है। इसमें ओजोन गैस की उपलब्धता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका डी है, इसमें ओजोन गैस की उपलब्धता है, क्योंकि इसमें जो समताप मंडल है इसमें 9% ओजोन पाया जाता है, वहीं आपका क्षोभ मंडल में 10% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन स्पेन तथा फ्रांस को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो इसको जो मिट्रेल इसको ज़्यादा प्रभावित करता है। मिट्रेल क्या है? अल्पास पर्वत है, उत्पन्न होने वाली ठंडी, शुष्क और तीव्रगामी स्थानीय पवन है। यह फ्रांस की रोन नदी के घाटी होकर भूमध्य सागर की तरफ चलती है। पूर्वा रूप में बोरा इटली तथा यूगोस्लाविया में और ब्लिज़ार्ड साइबेरिया क्षेत्र में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है,
व्यापारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अस्य अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। यह अस्थायी पवन है। इसका प्रवाह दोनों गोलार्धों में 45 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच है। इसके प्रभाव क्षेत्र में प्रायः शांत पवन प्रवाह होता है। तो इसमें से जो आंसर आपका सही होगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थिति उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहते हैं। व्यापारिक पवनों का प्रभाव अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की तरह होता है। यह क्षेत्र प्रायः शांत हवाओं और कम वर्षा वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब कम होता है। कोरियोलिस बल का मान दोनों गोलार्धों में समान होता है। रॉकीज के पूर्वी ढालों से होकर बहने वाली गर्म पवन को चिनकू कहते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि ध्रुव क्षेत्र के निकट वायुदाब कम होता है। पृथ्वी पर सबसे कम वायुदाब विषुवत के पास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। यहीं हवाएं ठंडी होकर ध्रुवों के पास उठती है, जिसके कारण ध्रुवों पर वायुदाब उच्च होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन वही है सही हो। ठीक ऐसे होता है, इसमें से हवा ऐसे ऐसे चलता है, फिर इसे पूरा पक्षी से निकलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोरा पवन शीत ऋतु में चलती है। गिबली ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ब्रिक फील्डर ग्रीष्म ऋतु में चलती है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो ये डी आपका, मतलब लगभग सब सही है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, तापीय प्रतिलोमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ध्रुवीय प्रदेशों में अधिक होता है। इसके कारण प्रायः कुहरा उत्पन्न होता है। इसके कारण भारी वर्षा होती है। इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता रहता है। ये आपका आंसर जो होगा, इसके कारण भारी वर्षा होती है। किसके कारण? तापीय प्रतिलोम की वजह से। ऑप्शन जो सी सही होगा। एक ऐसी विपरीत तापीय दशा जिसमें धरातल से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, उसे तापीय प्रतिलोम कहते हैं। वहीं ध्रुवीय प्रदेशों में अधिक होता है, क्योंकि वहां धरातल के अत्यधिक ठंडा होने से ठंडी हवा की परत नीचे की ओर अपेक्षाकृत गर्म हवा की परत ऊपर से हो जाती है। इसी के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न होने लगता है। तापीय प्रतिलोम के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और वायु का ऊपरी मुखी संचलन स्थगित हो जाता है, जिससे वर्षा की संभावना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पवन वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका दोनों सही है, ए और बी, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि पवन वेग का मापन एनीमोमीटर से, जबकि वायुदाब का मापन बैरोमीटर से होता है। अगला क्वेश्चन, सागर समीर प्रभावित होता है। रात के समय में समुद्र से स्थल की ओर और शुष्कता के लिए हुए, और यह उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से जो आपका समुद्र से स्थल की ओर जाता है, इसी को सागर समीर कहा जाता है। जिस दिन के समय सूर्य की गर्मी से स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण स्थल भाग पर निम्न दाब और जल भाग पर उच्च दाब बनता है और समुद्र से स्थल की ओर पवन का संचार होने लगता है। समुद्र से होकर आने की वजह से इन पवनों में आर्द्रता की मात्रा उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर आर्द्रता आ जाए तो इसे क्या कहा जाता है? जैसे निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, संतृप्त वायु और शुष्क वायु। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो संतृप्त वायु होता है, क्योंकि जब किसी वायु में उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प की मात्रा आ जाए तो उसे
संतृप्त वायु कहा जाता है। वह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। जाड़े की लंबी रात, स्वच्छ आकाश, अशांत की आयु, इनमें से कौन सी दशाएं पाले की क्रिया में सहायक होती है? तो इसमें जो आपका लगभग जाड़े की लंबी रात, स्वच्छ की आकाश, शांत आयु, मतलब तीनों लगभग इसमें सही होगा आपका 1, 2, 3। क्योंकि जब वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तो वायु में निहित वाष्प जलकणों में न बदलकर वह हिमकणों में बदल जाता है। इस प्रकार हिमकण रूप में जमी हुई ओस को ही पाला कहा जाता है। लंबी रातें, स्वच्छ आकाश और शांत वायु पाले की क्रिया में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कौन सा संबंध नहीं है? यह कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच उत्पन्न होता है। यह ग्रीष्म काल से उत्पन्न होता है। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं पाया जाता है। जैसे आपका ये हो गया विषुवत रेखा, ये होगा कर्क रेखा, ये होगा आपका मकर रेखा। अब इसमें कह रहा है कि किसके बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाया जाता है, तो जो विषुवत के आसपास का क्षेत्र है इसमें पाया जाता है। जो इसमें आपका आंसर सही होगा वही सी होगा, क्योंकि इनके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है, वही विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पृथ्वी के भिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इसे हरिकेन, चीन, जापान और फिलीपींस में इस टाइफून और हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहा जाता है। इस प्रकार कोई युग्म सब सही है इसमें से लगभग। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में युग्म कौन सा? हरिकेन चीन का है, टाइफून पश्चिमी द्वीप समूह का है, फिलीपींस साइक्लोन कहाँ का है? इसमें से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है तीनों सही सुमेलित नहीं है, इसमें से डी सही नहीं है। क्योंकि जो आपका हरिकेन है ये आपका इसे हरिकेन जैसे हरिकेन चीन और जापान फिलीपींस में, इसमें क्या है टाइफून पाया जाता है। टाइफून तीनों क्षेत्र में लगभग टाइफून का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में योगदान नहीं देता है? पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब, अक्षांशीय स्थिति, तापमान में भिन्नता। इसमें आपका जो अक्षांशीय स्थिति है वो आपका महासागर की नहीं है। महासागर जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली सामान्य दिशा को समुद्री धारा कहते हैं। इनकी उत्पत्ति में पृथ्वी के घूर्णन, वायुदाब में भिन्नता, तापमान और लवणता में भिन्नता आदि का सीधा प्रभाव पड़ता है। अक्षांशीय स्थिति का इनकी उत्पत्ति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर का नहीं है? जैसे गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा की धारा, बेगुला की धारा और रेनेल की धारा। जो इसमें आपका आंसर होगा कनारी के धारा, ऑप्शन जो है सी सही है। क्योंकि दक्षिण अटलांटिक प्रवाह जब दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उसके सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाता है तो इसे बेगुला की धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वयं ठंडी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर का भाग भी है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो ये आपका सोडियम क्लोराइड होगा, ये सही होना चाहिए इसमें से। क्योंकि समुद्र जल में पाए जाने वाले जो प्रमुख लवण और उनकी औसत क्या है, जिसे सोडियम क्लोराइड इसमें लगभग 77% 77.8 है, 77.8% है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आपका 10.9% है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये 4.7 है। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट जो है 3.6% है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? जल प्रदूषण,
ग्लोबल वार्मिंग, हिमानी पिघलना और वाष्पीकरण। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा ग्लोबल वार्मिंग। इसी वजह से जो प्रवाल होते हैं उनको नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो जो सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, जिसे प्रवाल ग्रहण नहीं कर पाते हैं और मरने लगते हैं। इसी के प्रवाल विरंजन कहा जाता है। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगला क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति हो सकती है केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या को, अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों को, और सप्तमी अष्टमी को। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वह है आपका सी, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दोनों दिन। ज्वार और उत्पत्ति में चंद्रमा और सूर्य दोनों के प्रभाव का योगदान होता है। चूँकि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, इसलिए इनके संयुक्त प्रभाव से दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, कमी आती है, पहले वृद्धि फिर कमी आती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें से जो है कमी आएगी, जब समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, धूल कणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रायः वायुमंडल की निम्न परतों में पाए जाते हैं। ये सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं। इनकी उपस्थिति से ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसमें से जो आपका आंसर सही होगा डी, मतलब सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफ़ेद सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, एजियन सागर। इसमें से कह रहा है उपयुक्त सागरों का दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए। इसमें से उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा इसमें से पहले क्या होगा आपका, इसमें से पहले आपका पहले नंबर पे एजियन सागर होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे काला सागर होगा, तीसरे नंबर पे आपका बाल्टिक सागर पहले, मतलब जस्ट इसी का उल्टा है, मतलब ऑप्शन जो होगा बी होगा 101 का। सफ़ेद सागर रूस में स्थित है और वह बाल्टिक सागर की सीमा डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी से मिलती है। काला सागर की सीमा जो है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया एवं रोमानिया से मिलती है। क्योंकि करंट का मुद्दा है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। और एजियन सागर जो है डार्डेनल्स और बास्पोरस जल संधि द्वारा मनमरा एवं काला सागर से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशों में कौन देश का समूह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? तो इसमें जो म्यांमार के साथ सीमा बनाएगा आपको थाईलैंड बनाएगा, उसके बाद लाओस बनाएगा, उसके बाद बांग्लादेश। इसमें कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? तो इसमें अल्जीरिया, चाड, कांगो, माली। तो इसमें से जो आपका सही होना चाहिए वो आपका है, कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो जो नाइजर, चाड, सूडान और पश्चिम सहारा पश्चिम आदि देशों में है। मिस्र जो है आदि देशों में है, जैसे नाइजर, उसके बाद आपका चाड, सूडान, पश्चिमी सहारा एवं मिस्र देशों में स्थित हैं। ठीक, तो इसमें से जो सही होगा आपका डी नहीं होगा, बाकी ये सब सही है। क्योंकि सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक लगभग 5600 किमी की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा अटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मोरक्को, मारितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड नाइजीरिया, चाड, सूडान ये पश्चिमी सहारा का एक मिस्र आदि देशों में है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? उज्बेकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। इसमें ये उज्बेकिस्तान जो है ये नहीं लगता, क्योंकि कैस्पियन सागर की सीमा जो है 5 देशों से लगती है। अजरबैजान, उसके बाद ईरान, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद रसिया है। टोटल जितना है 5 देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? कनारी जलधारा, अलास्का जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, बेगुला जलधारा। तो जो इसमें से नहीं है वो आपका बी होगा, अलास्का जलधारा, क्योंकि अलास्का जलधारा जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है, या जो है कि एक गर्म जलधारा है। कनारी, लैब्राडोर ये सब ठंडी जलधारा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये थाईलैंड का है। क्रा नहर जो है ये अंडमान सागर को जोड़ती है, थाईलैंड की खाड़ी से अंडमान निकोबार को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश कौन से हैं? उरुग्वे, उरुग्वे, इक्वाडोर, पराग्वे, बोलिविया, उरुग्वे और बोलिविया। तो जो इसमें से आपका सही होगा पराग्वे और बोलिविया, ये स्थल रुद्ध देश हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? केन्या से, युगांडा से, तंजानिया से, कांगो से। तो इसमें जो आपका डी होगा कांगो, इससे नहीं लगता है, क्योंकि विक्टोरिया झील की सीमा जो केन्या, युगांडा, तंजानिया से लगती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिसे नील नदी का उद्गम होता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से लगती है? सीरिया की, साइप्रस की, तुर्की के, तुर्कमेनिस्तान से। जो इसमें आपका आंसर से होगा वो आपका मोरक्को से लगती है, मतलब सीरिया से लगती है। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत नहीं है? तो इसमें युगांडा होगा, और लगभग तो सही है। एटलस पर्वत मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया जो है सब लगभग है। अगला क्वेश्चन, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है? हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, तो इसमें से पूछा कौन सा अंग है? तो इसमें से आपका सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती और इरिट्रिया जिसमें होगा वही होगा। क्या कह रहा है? सोमालिया, इथियोपिया, उसके बाद जिबूती, इरिट्रिया। तो मतलब ऑप्शन जो सही होगा आपका सी सही होना चाहिए, क्योंकि हार्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह भौगोलिक क्षेत्र है और इसका आकार जो है सिंह के जैसा है। अगला क्वेश्चन है, नदी एवं उनके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पेरिस सीन नदी किनारे है, रोम टाइबर नदी किनारे है, मिलान टाइगुस नदी किनारे है, फ्रैंकफर्ट राइन नदी किनारे। इसमें से कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जो मिलान है ये टागसू नदी के किनारे नहीं है, ये पो नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के उच्चतम बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? किलिमंजारो पर्वत दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड, माइकिले पर्वत उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रूस पर्वत यूरोप है, विंसन मैसिव अंटार्कटिका। इसमें से कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें से आपको जो सम्मिलित नहीं, ये किलिमंजारो का पर्वत जो है इससे नहीं रिलेटेड है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है एशिया से है। उसके बाद किलिमंजारो जो है अफ्रीका में है, ये आपका अफ्रीका में है। ठीक। उसके बाद माउंट मैकिले जो है उत्तरी अमेरिका में, एकांगुआ पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में, विंसन मैसिव जो है अंटार्कटिका में है। उसके बाद कोसियोस्को पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फ्रांस इटली सीमा,
उसके बाद फ्रांस स्पेन सीमा, फ्रांस जर्मनी सीमा, फ्रांस स्विट्ज़रलैंड सीमा। इसमें से कह रहा है मिलान करने के लिए इसमें पूरा आपका दिया है। तो इसमें से आपका जो है फ्रांस और इटली जो सीमा है वो आपका अल्पास पर्वत है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रांस और स्पेन की मध्य सीमा जो है, फ्रांस और स्पेन की जो मध्य सीमा है, फ्रांस स्पेन सीमा, ये आपका पिरेनीज पर्वत है, पिरेनीज पर्वत है। वहीं फ्रांस और जर्मनी जो है आपका वासेज पर्वत है, वासेज पर्वत। उसके बाद जो बचा जिसे जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो आपका बी होगा, जो मिल रहा है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है? अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, जिबूती। इसमें से पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो जिबूती है ये सम्मिलित नहीं है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र जो है ये लाल सागर से संलग्न अफ्रीका देश है। और वही आपका लाल सागर से जो वे भूमध्य सागर से रिलेटेड, जो वही लाल सागर जो है मिस्र, सूडान, इरिट्रिया एवं जिबूती है। अगला क्वेश्चन है झील वन झील राज्य से मिलान करने के लिए, जैसे वीरानम झील, ओस्मान सागर, तवावोहर झील, नाको झील। इसमें से वही देला मिलान करने के लिए, जिसे कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, जैसे तमिलनाडु जो है आपका कौन सा, तमिलनाडु से कौन सा रिलेटेड, तो तमिलनाडु जो है आपका वीरानम झील जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है आपका। वहीं ओस्मान जो सागर है आपका तेलंगाना से रिलेटेड है। उसके बाद आपका तवावोहर झील जो है आपका एमपी से रिलेटेड है। उसके बाद नाको झील जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो इसमें से जो आपका आंसर सही होगा आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करने के लिए, रामगंगा नदी, सतलज नदी, रावी नदी, झेलम नदी। अब झेलम नदी जो है आपका वेरीनाग नदी से होगा। उसके बाद रावी नदी जो है आपका रोहतांग दर्रा से होगा, रावी नदी। उसके बाद सतलज नदी जो है राकस ताल से है, मिल गया। उसके बाद जो बचा होगा रामगंगा नदी वो अब गढ़वाल पहाड़ी से रिलेटेड है। अब इसमें से आपका आंसर जो होगा बी सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है तट और विस्तार, कोंकण तट, मालाबार तट और कन्नड़ तट। इसमें से पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें से आपका कोंकण तट जो है गुजरात तट से केरल एक इनके बीच में नहीं, यही नहीं मिले, क्योंकि मालाबार तट जो है मंगलोर से कन्याकुमारी है। कन्नड़ तट जो है गोवा से कर्नाटक का है। तो इसमें से सम्मिलित नहीं, तो ऑप्शन जो होगा ये आपका नहीं होगा, क्योंकि कोंकण तट का जो विस्तार है गुजरात से लेके गोवा तक है, केरल नहीं गोवा तक। ठीक। और अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाइए। तो उसके बाद जैसे गोदावरी, गोदावरी के बाद कौन आता है, पिन्नार, पिन्नार के बाद पालर, पालर के बाद कावेरी आता है। उसके बाद वैगई, मतलब ऑप्शन जो है ये सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा कुछ मील आगे जाकर मिल जाती है। इस प्रक्रिया में वह नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीप का निर्माण करती है। तो यह कावेरी नदी। ठीक, क्योंकि कावेरी नदी विवाद में चर्चा में चल रहा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी विस्तृत है। जब यह नदी दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंग नामक द्वीपों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है।
ये आपका जो सतलज नदी है ये नहीं, क्योंकि ब्यास, रावी, चिनाब, ये आपका सतलज नदी जो है ये नहीं, क्योंकि ये जो तिब्बत के कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट स्थित है। ये राकसताल झील से निकलता है, राकसताल से निकलता है। और चिनाब नदी जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमाचल में दाची, चूड़ा, आंगा नदियों के संगम से बनती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के हिमालयी पर्वतों क्षेत्र में मानली के समीप से निकलती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र बंदरगाह नहीं है? पारादीप, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, डायमंड हार्बर, धामरा। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, डायमंड हावड़ा, क्योंकि डायमंड हावड़ा जो है पश्चिम बंगाल में एक शहर का नाम है। यह 24 दक्षिण परगना जिले की एक नगर पालिका है। यह हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन, भूटान तथा नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा सी सही होना चाहिए, सिक्किम को, क्योंकि सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल, भूटान से लगती है। यह पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल तथा भूटान से, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन तथा म्यांमार से लगती है। असम राज्य की सीमा जो बांग्लादेश तथा भूटान से भी लगती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो ये आपका बराक नदी है जो आपका नहीं गिरता है, क्योंकि ऑप्शन सी, क्योंकि जो पेरियार केल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यह नदी अरब सागर में गिरती है। माही तथा साबरमती नदी भी अरब सागर में गिरती है, जबकि बराक नदी जो है भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम राज्य में होकर बहती है। यह बांग्लादेश में सुरमा और कुशीनारा के नाम से गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में बहती है? तो ये आपको 5 राज्य से है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जो कि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से बहता है। क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की द्रोणी का 3% केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसका कुछ भाग संघ शासित प्रदेश में पुडुचेरी में भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो सबसे ऊपर कौन, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी घाट थाल घाट है, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट है। तो ऑप्शन जो सही होगा आपका बी होना चाहिए, 126 का, क्योंकि थाल घाट जो है दर्रे की ऊंचाई 580 मीटर है। यह नासिक एवं मुंबई के बीच रेल तथा सड़क मार्ग प्रदान करता है। पाल घाट दर्रे की ऊंचाई 305 मीटर है। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच रेल सड़क मार्ग प्रदान करता है। यह दर्रा तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिण भाग में पड़ता है। पाल घाट गैप पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर मिलकर मध्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार, 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय लक्षद्वीप, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो आपका बी है, 8 डिग्री चैनल जो है श्रीलंका मिनिकॉय के बीच नहीं है। तब किसके बीच है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। बाकी और सब सम्मिलित है।
इसे भारत का जो है श्रीलंका मोनार्की घड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन है ताप विद्युत शक्ति केंद्र संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं, जिसे बगलकोट, बदरपुर, कोटा, बल्लार शाह, इसमें से कौन सा सही कार्य सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो बल्लार सराय जो है ये गुजरात का नहीं है, ये शक्ति केंद्र जो है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र का है। ये गुजरात में स्थित प्रमुख ताप विद्युत शक्ति केंद्र धुवर, उकाई, साबरमती आदि है। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत योजना राज्य खोपौली, पायकारा, भद्रा, सोलयार, इसमें से कौन सा सम्मिलित है, मतलब मिलान करने के लिए दिया है। तो जो खोपौली जो है आपका महाराष्ट्र में है सर। उसके बाद जो आपका पायकारा है तमिलनाडु का है, पायकारा तमिलनाडु का है। वहीं आपका जो भद्रा है वो कर्नाटक का है। उसके बाद सोलयार जो है केरल का है। तो इसमें से आंसर क्या सही होगा, तो आपका होगा ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर का नहीं मिलता है। 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। पश्चिम बंगाल सीमा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली, किंग कोबरा। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो आपका बी, ऑस्ट्रिच नहीं है, बाकी सब सही है इसमें से, क्योंकि ऑस्ट्रिच सफ़ेद स्टोर्क तथा नर गुच्छेदार बत्तख पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन घटना 1 और यौगिक मिलान करने के लिए दिया है। इसमें जो आपका अम्लीय वर्षा होता है, इस कहाँ मतलब किसमें होता है आपका, जैसे आपका जो है अम्ल वर्षा जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए। उसके बाद प्रकाश रासायनिक बंधु जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आना चाहिए। और ओजोन परत की सीमा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब डी का 1। ऑप्शन जो कौन सही होगा, सी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आइची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 25 लक्ष्य, 15 लक्ष्य, 10 लक्ष्य, 20 लक्ष्य। तो इसमें से आपका जो है 20 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है लिथोट्रिप्सी क्या है? ऐसा शब्द जो है यूपीएससी या पीसीएस में ज़रूर पूछता है। तो जो आपका लिथोट्रिप्सी जो है एक प्रकार से गुर्दे की पथरी किरणों का तोड़ने की तकनीक है एक। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होना चाहिए, और जिसमें अल्ट्रासाउंड उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एमपी का, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक का है। इसमें जो आपका सी है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड उल्टे नहीं हो सकते हैं? संख्या का पिरामिड, जैव का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें जो आपका आंसर होगा सी होगा, ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसे जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है? अर्नेस्ट हैकेल को जो है प्रस्तुत किया जाता है। 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसमें आपका डायमंड हार्बर है, ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। वहीं आपका पेन्नार मुहाना जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। तो यही आपका दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मेक संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंधित है? गिद्ध से, मगरमच्छ से, हाथी से, सफ़ेद भालू से। इसमें जो आपका हाथी है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कार्यक्रम 2003 में दक्षिण एशिया में साइट्स की अधिदेश के तहत आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य हाथियों के अवैध शिकार के स्तर तथा प्रवृत्तियों का आकलन करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है? तो ये आपका जो है जीबरेलिन हार्मोन बौने पौधों को लंबा करते हैं। यह फूलों की खिलौने में भी मदद करते हैं, जबकि ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायक करता है। साइटोकिनिन हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जैव संबंध कौन सा है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित होता है? तो आपका सहभोजिता का मतलब एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित होता है। सहोपकारिता क्या होता है? तो इसके विषय में जिसमें दो जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। उसके बाद अमानुषिकता क्या होता है? इसमें एक जीव को हानि होती है जबकि दूसरे को अप्रभावित होता है। परजीविता को क्या कहते हैं? इसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरे को हानि होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र क्या है? मरुस्थल है, पर्वत है, महासागर है, वर्षा पवन है। तो इसमें से जो आपका सही होगा वो है आपका सी, महासागर। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। इसमें जो आपका सम्मिलित नहीं है वो आपका बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1986 में है आपका। बाकी और लगभग सब सही है। अगला क्वेश्चन है, कपास की धूल के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो ये आपका बीसिनोसिस है। ऑप्शन जो होगा सी सही होना चाहिए, क्योंकि और उसके बाद और अलग अलग सब बता दीजिए। एंथ्रोकोसिस जो है, एंथ्रोकोसिस ये कोयले की राख के कारण होता है। उसके बाद रोग होता है बेगासोसिस जो है, बेगासोसिस जो रोग है गन्ने की धूल के कारण होता है। वहीं बीसिनोसिस जो रोग है कपास की धूल के कारण होता है। टोबेकोसिस रोग है जो तंबाकू की धूल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? पिन घाटी, कांगेरी घाटी, नोकरेक घाटी, केबुल लामजाओ। इसमें से जो आपका आंसर होगा वो आपका सी सम्मिलित है। नोकरेक जो है मेघालय का है। वहीं आपका पिन घाटी, खीरगंगा एवं ग्रेट हिमालय जो है ये हिमाचल प्रदेश का है आपका, हिमाचल प्रदेश। वहीं आपका इंद्रावती एवं कांगेर घाटी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का है।
नोकरेक देख लिए। केबुल लामजाओ जो है मणिपुर का, मिजोरम ने मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। जहाँ मुझे लग रहा है 2006 में क्या है, 146 का सी सही है, 2006 में। मवेशियों की दवाई में प्रयोग किए जाने वाले रसायन डाइक्लोरोफिनेक ने भारत में गिद्ध प्रजाति को सम्मुख एक भयंकर खतरा उत्पन्न कर दिया है। भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। इसमें से पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान जो है आपका कोलकाता में नहीं है। तब कहाँ पर है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये हमारे यूपी में है, यूपी, ठीक, ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे सुचालक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ये आपका ये होगा वायु प्रदूषण, क्योंकि लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आगार, जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान, पवित्र उपवन और झीलें। तो जो इसमें से आपका कर नहीं है तो सी होगा, जंतु उद्यान और वनस्पति इसमें शामिल नहीं है। स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति का इसके अंतर्गत जीवमंडल आगार, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन एवं झीलें समुदाय एवं संरक्षण आगार आदि आते हैं। अब बाह्य स्थानीय विधि में इसके तहत वनस्पति एवं जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक स्थान के बजाय कृत्रिम अथवा मानव निर्मित भौगोलिक परिवेशों में किया जाता है। इसके अंतर्गत बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, निम्न तापी संरक्षण जीन बैंक आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किया है। तो ये आपका 1992 के तहत। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब फोर्थ जो टेस्ट सीरीज आएगा कल से, इसको भी फोर्थ इस चैनल पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज पूरा करा दिया जाएगा। इसके बाद अब आने वाले वीडियो में करंट के भी आपको वीडियो मिलता रहेगा लगातार, ठीक, हर मतलब मंथली करंट रहेगा उसमें टोटल, ठीक। थैंक यू, ओके।